आया न एक बार अयादत को तू मसीह, 100 बार मैं फरेब से बीमार हो चुका। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो मोदी जी का नया नारा है आत्मनिर्भर भारत, लेकिन सवाल उठता है कि क्या खाली जेब, भूखे पेट, बीमार और बेरोजगार लोगों के बूते भारत आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहा है? और अगर शब्दों की जुगाली से ही पेट भर सकता तो भारत में सबसे कहा जा सकता था कि सुबह उठकर आत्मनिर्भर बनने का जाप करो, फिर दिन में जितनी दफे हो सके उतनी दफे इसे मन ही मन बुदबुदाते रहो। जैसे कहा गया था कि थाली और ताली बजाने से कीटाणुओं के खत्म होने की थेरेपी हमारे पुरातन ज्ञान में है, वैसे ही शब्दों की शक्ति का भी अपना महत्व है। दरअसल पिछले 6 सालों से तो हम देख ही रहे हैं कि शब्दों की जादूगरी से ही तो देश चलाया जा रहा है। इसी जादूगरी के फेर में लोगों ने यह भी मान लिया था कि देश कोरोना जैसी महामारी को चुटकियों में हरा देगा। बस 21 दिनों की बात है। लेकिन 25 मार्च से 21 दिनों की जो उम्मीद बंधी थी, अब वो नाउम्मीदी ही नहीं बल्कि दहशत में बदल चुकी है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे लॉकडाउन के बाद भी कोरोना की चाबी नहीं मिल पाई, लेकिन देश शब्दों की जादूगरी वाली चाबी से अनलॉक का अनुभव कर रहा है। अनलॉक का आलम यह है कि कोरोना संक्रमण के मामले अब 9000 से अधिक रोजाना की दर से बढ़ रहे हैं और इटली और स्पेन को पछाड़ते हुए हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। आपको याद है कि एक विज्ञापन आता था नटराज पेंसिल का। उस विज्ञापन में कहा जाता था कि ये रही मैच की आखिरी गेंद और ये लगा सिक्सर, नटराज फिर से चैंपियन। लेकिन हम तो अब चैंपियन से लूजर बनते जा रहे हैं। सरकार मैच की आखिरी गेंद पर गुगली डाल रही है और विकेट गिरते जा रहे हैं। यानी बीमारों की संख्या बढ़ने के साथ साथ देश में बेरोजगारी और भूख की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कामगार सियासत का सबसे अहम मुद्दा बन गए हैं और अब उनके दर्द की दवा सुप्रीम कोर्ट से मांगी जा रही है। मार्च महीने में जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा पीएम मोदी ने की, तब से प्रवासियों, कामगारों और गरीबों पर आफत टूट पड़ी। रोजाना कमाने खाने वाले तो बिल्कुल सड़क पर आ गए। अब उनके पास न रोजगार बचा और न ही रहने का ठिकाना। ऐसे में उनके लिए सबसे अच्छा उपाय सिर्फ यही था कि किसी तरह वो अपने अपने मूल स्थान को लौट जाएं और उसके बाद जीवन यापन के लिए नए सिरे से चुनौतियों का सामना करें। लेकिन अपने गाँव घर लौटने के लिए उचित परिवहन का अभाव था। ट्रांसपोर्ट के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था। ऐसी हालत में कईयों ने अपने साधन से या पैदल ही अपनी मंजिल को तय करना उचित समझा। लेकिन तीसरे लॉकडाउन के आखिर में सरकार का शायद दिल थोड़ा पसीजा या सरकार दबाव में आई और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था हुई। लेकिन इन ट्रेनों ने भी अपनी राह भटक कर ढेर सारे रिकॉर्ड कायम किए। करीब 40 ट्रेनों की रिपोर्ट आई कि वो अपने गंतव्य की जगह कहीं और पहुंच गई। बिना दाना पानी के मजदूर इसमें सफर करते रहे और देर से ही सही लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते गए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई कि मजदूरों को सही सलामत उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करे, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि अगले 15 दिनों में सभी राज्य प्रवासी मजदूरों को उनके स्थानों पर भेज दें। इसके साथ ही सभी राज्य ये भी बताएं कि वो कैसे रोजगार मुहैया कराएंगे और कैसे राहत प्रदान करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रवासियों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो प्रवासियों के लिए बहुत ही सही फैसला कोर्ट की तरफ से आया, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। यही आदेश अगर 25 मार्च या उससे पहले यानी कि पहला जो लॉकडाउन था उस समय आता तो देश में गरीबी का जख्म नासूर नहीं बनता। बहरहाल अब अदालत ने तो सरकारों से कह दिया है कि मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाएं, लेकिन क्या राज्य सरकारें इतनी बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं? राज्य सरकारें राजस्व की कमी से जूझ रही हैं, ये खबर हम सब तक आई थी, और खुद केंद्र से सहायता मांग रही है। ऐसे में वो हजारों मजदूरों की मदद किस तरह करेंगी और बीमारों की बढ़ती संख्या से कैसे निपटेगी? मजदूरों की ये घर वापसी फिलहाल राजनीति का मुद्दा तो बनी हुई है ही, लेकिन सबसे पहले इसे सामाजिक और आर्थिक नजरिए से समझने की कोशिश करनी होगी। प्रवासी कामगारों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में गुजरात सरकार ने कहा कि 22 लाख में से 20.5 लाख मजदूर जा चुके हैं। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि 11 लाख प्रवासी श्रमिक लौट गए हैं, 38,000 बाकी हैं। दिल्ली सरकार ने बताया कि 2 लाख प्रवासी अभी भी यहाँ हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर वापस नहीं जाना चाहते हैं। करीब 10,000 से भी कम ही लौटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि 31 लाख से अधिक प्रवासियों को वापस लाया गया। बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि 28 लाख लोग वापस आए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में मजदूर लौटे हैं और उनके साथ संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ी है। इसका एक बड़ा कारण गांवों में क्वारंटीन सेंटर जैसी व्यवस्थाओं का कमजोर होना और अशिक्षा के कारण सैनिटाइजेशन आदि की समझ कम होना और स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े पैमाने पर अभाव है। हर गाँव में तो जाँच की सुविधा होने की संभावना ही नहीं है, तो जाँच नजदीक के शहर में होगी और गाँव से नजदीक के शहर में जाने की प्रक्रिया में भी कई बार घंटों लग जाते हैं। तो हो सकता है कि व्यक्ति आज न जाकर कल जा पाए या 2-3 दिन बाद जा पाए।
ग्रामीण भारत का कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी चिंता का विषय है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 26,000 सरकारी हॉस्पिटल हैं और इनमें से ज्यादातर 21,000 ग्रामीण इलाकों में हैं। लेकिन इसी तस्वीर का एक पहलू यह है कि मरीज और उपलब्ध बिस्तरों की संख्या का अनुपात बेहद चिंताजनक है। अगर औसत देखा जाए तो पूरे देश में हर 1700 मरीजों के लिए सिर्फ एक बेड मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में घनी आबादी के कारण हर बिस्तर पर मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाती है। इन इलाकों में हर एक बेड पर 3100 मरीज आते हैं। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ग्रामीण भारत में हर 26,000 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर मौजूद है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के नियम के मुताबिक डॉक्टर और मरीजों का अनुपात हर 1000 मरीज पर एक डॉक्टर का होना चाहिए। राज्यों के मेडिकल काउंसिलों और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI में रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या करीब 1 करोड़ 10 लाख है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाके न तो हर मरीज को बेड मुहैया करा सकते हैं और न ही इनमें पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हैं जो हर मरीज को अटेंड कर सकें। जिस तरह से हजारों प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं, ऐसे में अगर मामले ज्यादा बढ़ें तो ग्रामीण स्वास्थ्य सिस्टम के लिए इसे संभालना बड़ी चुनौती होगी। भारत गांवों का देश है, यह कहना सुनना बड़ा रुमानी सा एहसास दिलाता है। लेकिन अगर भारत बीमार गांवों का देश बना तो क्या हम विकास की रेस में भागीदार हो पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माना है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस को गांवों में नहीं फैलने देना है। लेकिन जिस भारत की 66% आबादी गांवों में रहती है, वहां के लिए कोरोना बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि लॉक अनलॉक के चक्कर में प्रवासियों की जिंदगी दोराहे पर जाकर खड़ी हो गई है। जो गांव लौट चुके हैं उनके पास रोजगार नहीं है और शहरों में अब रोजगार फिर से मिलने की संभावना बढ़ी है, तो फिर से अपना घर छोड़कर लौटने का उन्हें डर है। क्या सरकार इस डर का कोई स्थायी इलाज दे पाएगी या यहां भी आत्मनिर्भर वाले मंत्र से काम चलाना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार को लेकर कुछ सोच समझकर ही आदेश दिया होगा। इससे पहले जस्टिस NV रमन ने प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी को बड़ी समस्या बतलाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस NV रमन ने इस गुरुवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि इस वैश्विक महामारी ने हमारे सामने कई समस्याएं पैदा कर दी हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी है। व्यापक स्तर पर प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी से गरीबी, असमानता और भेदभाव बढ़ेगा। लॉकडाउन लागू होने के बाद हजारों लोग अपनी जिंदगी और आजीविका खो चुके हैं। तो जस्टिस रमन ने जिन चिंताओं की बात की है वे दरअसल मार्च से ही देश में नजर आनी शुरू हो गई थी। एक और PM नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश कोरोना से पूरी एकजुटता और संकल्प से लड़ रहा है और दूसरी तरफ राज्यों ने अपनी सीमाओं को सील करने और दूसरे राज्यों से आने वालों के साथ इस तरह व्यवहार किया मानो वे अलग अलग प्रदेश न होकर अलग अलग देश हों। कई प्रदेशों की सीमाओं पर प्रवासी मजदूरों को इस तरह इधर से उधर धकेला गया जैसे किसी दुश्मन देश के सैनिक ने घुसपैठ कर ली हो। अमीरी और गरीबी का फर्क भी इस कोरोना काल में खूब खुलकर दिखने लगा। मेहनत कश लोग फाकाकशी के लिए शिकार हो गए और उन्हें भोजन इस तरह बांटा गया मानो खैरात बट रही हो। इसीलिए कहीं स्टेशन पर खाने के पैकेट के लिए छीना झपटी मची तो कहीं खराब खाने के लिए मजदूरों का गुस्सा फूटा। क्वारंटीन सेंटरों पर प्रवासी कामगारों और स्थानीय प्रशासन के बीच हाथापाई तक की नौबत आ चुकी है। भूख और हताशा के बीच अब बड़ी चिंता रोजगार और आमदनी की है। प्रवासी मजदूरों में ज्यादातर की मासिक आमदनी 7 से 20 हजार रुपए के बीच होती है, जिससे झुग्गी के किराए और खाने पीने का खर्च निकलता रहता है। अब तक ये लोग साल भर में 2 बार होली और दिवाली पर अपने घर जाते थे। तब बीते 6 महीने में जमा किया हुआ पैसा घर वालों को देकर आते थे। 2016 की नोटबंदी ने पहले इन लोगों की बचत को खत्म किया और अब लॉकडाउन होने के बाद से इस वर्ग की कमाई पूरी तरह खत्म हो गई और देश की एक बड़ी आबादी अचानक से गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई है। इस बड़ी आबादी में से कितनों का जीवन मनरेगा के भरोसे कटेगा और इसका कैसा असर भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर पड़ेगा, इस पर सरकार को गंभीरता से चिंतन करना होगा। तो प्रवासी कामगारों के वर्तमान और भविष्य के साथ साथ चिंता इस बात की भी है कि सरकार का राहत पैकेज आखिर कितनी राहत दे पाएगा और मनरेगा के भरोसे क्या बेरोजगारी की विकराल समस्या का हल तलाशा जा सकेगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों के भत्तों में कटौती, पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर या नई योजनाओं को कुछ समय के लिए रोककर आखिर कितना खर्च कम कर पाएगी? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि वो अर्थशास्त्रियों की सलाह सुने और फिर व्यापक हित में फैसले ले? कोरोना ने देश में बेरोजगारी की दर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारें जो उपाय अपना रही हैं उनमें मनरेगा का दायरा बढ़ाना भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में ही लॉकडाउन के बाद करीब 31 लाख प्रवासी घरों को लौट आए हैं। यहाँ योगी आदित्यनाथ सरकार कोशिश कर रही है कि जितना हो सके ऐसे लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाए।
एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार खोकर शहरों से गांव लौटे इन प्रवासियों की एक बड़ी संख्या अब मनरेगा का रुख कर रही है। इनमें ऊंची डिग्रियों वाले युवा भी हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने इस संबंध में कहा है कि जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे तब खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि प्रवासी लोगों का उनकी योग्यता के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया भी। लेकिन उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि जो लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेकर प्रदेश में आए हैं आज वो मनरेगा के तहत गड्ढे खोद रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि जब लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेकर गड्ढे खोदेंगे तो इसका शिक्षा पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत साल भर में कम से कम 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान है। इसमें तालाब खोदने से लेकर सड़क बनाने तक तमाम काम किए जाते हैं। पूरे देश में करीब 14 करोड़ लोगों के पास मनरेगा जॉब कार्ड है। बताया जा रहा है कि इस साल 1 अप्रैल के बाद कम से कम 35 लाख लोगों ने इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ये संख्या बीते एक दशक में सबसे ज्यादा है, जो लॉकडाउन के चलते बढ़ी बेरोजगारी का भी प्रमाण है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इन सभी लोगों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए सरकार को 2,80,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। बीते दिनों घोषित आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन करने का ऐलान किया था। इससे पहले बजट में इस योजना के लिए करीब 61,500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। मनरेगा के बजट बढ़ाने के साथ साथ सरकार को ये सलाह भी लगातार मिल रही है कि गरीबों के खाते में सीधे नकद दिया जाना चाहिए। रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी जैसे अर्थशास्त्रियों के साथ राहुल गांधी भी ये मांग लगातार कर रहे हैं और अब भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भी कहा है कि गरीबों को नकद आर्थिक मदद की योजना जरूर जारी रखी जानी चाहिए। गौरतलब है कि 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों की मदद के लिए कई उपायों का ऐलान किया था। इसमें खास तौर पर कैश ट्रांसफर के रूप में गरीबों को 500 रुपए प्रति माह मदद दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये मदद देश की 20 करोड़ 40 लाख महिला जनधन खाता धारकों को दी जानी थी। कैश ट्रांसफर की ये योजना इस महीने के अंत में खत्म हो जाएगी और फिर गरीबों को मिल रही ये मामूली मदद भी अगर न रही तो उनका गुजारा कैसे होगा, ये चिंता का विषय है। वैसे चिंता की बात यह भी है कि सरकार अनलॉक का पहला चरण पार करने के बाद आगे किस तरह की रणनीति अपनाने का विचार कर रही है। लॉकडाउन की शुरुआत में कोरोना के खिलाफ जंग की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री ने महाभारत के 18 दिनों की तरह कोरोना को 21 दिनों में ही जीत लेने जैसा दावा किया था, लेकिन 5वें चरण में वे लंबी लड़ाई की बात कह रहे हैं। ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी और किसके भरोसे चलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले हफ्ते ही अपने शासन की 6वीं वर्षगांठ मनाई। वैसे तो भाजपा शासन के दूसरे कार्यकाल की ये पहली वर्षगांठ है। खैर, वर्षगांठ कोई भी मनाई जाए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा को लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से देश चलाने का जनादेश मिला। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि देश को कोई लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार नहीं चला रही, बल्कि नौकरशाह चला रहे हैं। पीएम जरूर बीच बीच में जनता से मुखातिब होते हैं, लेकिन देश की जनता के लिए फैसले कौन लेता है, किस आधार पर लेता है, इसमें कोई पारदर्शिता ही नहीं है। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भी कोरोना काल में मौन है। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU दुनिया भर के देशों की संसदों के बीच संवाद और समन्वय का एक बड़ा मंच है। इस वैश्विक संकट काल में दुनिया के तमाम छोटे बड़े देशों की संसदीय गतिविधियों का ब्यौरा इस संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की संसदीय गतिविधि का कोई ब्यौरा वहां नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होना अनिवार्य है और किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद अभूतपूर्व वैश्विक मानवीय आपदा के मद्देनजर और लोकतांत्रिक तकाजे के तहत अपेक्षा की जा रही थी सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाएगी। लेकिन इस दिशा में सरकार ने न तो अपनी ओर से कोई दिलचस्पी दिखाई और न ही इस बारे में विपक्षी सांसदों की मांग को कोई तवज्जो दी। कई देशों में वर्चुअल पार्लियामेंट्री सेशन का आयोजन किया गया है। कई देशों ने संसद सत्र में सदस्यों की संख्या को सीमित रखा है, तो कुछ देशों में सिर्फ संसदीय समिति की बैठकें ही हो रही हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित 24 स्थायी संसदीय समितियां हैं, जिनमें से इस समय 20 समितियों के अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं। जिन विपक्षी सांसदों ने अपनी अध्यक्षता वाली समितियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाने की पहल की, उन्हें राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय ने रोक दिया। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा गृह मंत्रालय से संबंधित मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों वे चाहते थे कि समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, लेकिन राज्यसभा सचिवालय ने इसके लिए मना कर दिया है।
इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने भी अपनी समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने की अनुमति मांगी थी, जो लोकसभा सचिवालय से नहीं मिली। दोनों सदनों के सचिवालयों की ओर से दी गई दलील में कहा गया है कि संसदीय समिति की बैठकें गोपनीय होती हैं, लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करना नियमों के विरुद्ध है। पीएम मोदी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सार्क देशों के प्रमुखों से लेकर हाल में ऑस्ट्रेलियाई पीएम तक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि संसदीय समितियां ऐसा नहीं कर पा रही हैं। वैसे लॉकडाउन और अनलॉक के खेल में देश का लोकतंत्र ही तालाबंदी का शिकार न हो जाए, ये देखना होगा। राम मनोहर लोहिया अक्सर कहा करते थे कि जब सड़क सूनी हो जाए तो संसद बांझ और सरकार निरंकुश हो जाती है। आज कमोबेश वही हालत हो गई है। खैर, शायर फहमी बदायूनी ने ठीक ही कहा है कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।